हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम अपना इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के अंदर ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 4 से 5 टॉपिक रह गए हैं जो आपको पढ़ाना है। और मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे कंपनी लॉ में जैसे डायरेक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे उतना ही इंपॉर्टेंस आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इससे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। आइए, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि भैया देखिए, रिस्ट्रिक्शन इन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, क्या इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम को अल्टर करना चाहती है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है, तो लॉ मेकर ने कंपनीज एक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई। वो रिस्ट्रिक्शन कब लगेगी उसके बारे में बता रहा है। देखिए, रूल 29 प्रोवाइड्स दैट द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू अ कंपनी। कहता है अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है ना, नेम क्लॉज चेंज कर रही है, अपना नाम चेंज कर रही है, तो रूल 29 उसको अलाउ नहीं करेगा। रूल 29 उसको अलाउ नहीं करेगा उसके नेम चेंज करने के लिए। वाई? क्यों नहीं अलाउ करेगा? अगर उसने नॉट टू बी अलाउड टू अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग। अगर उसको साल में हर साल एनुअल रिटर्न्स भरनी होती हैं, अकाउंट्स फाइल करने होते हैं आरओसी को, अगर उसने वो फाइल नहीं किए, अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर साल एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होती है हमें आरओसी को। अगर किसी कंपनी ने अपने आरओसी को जिस टाइम फाइलिंग, जिस टाइम देना था, जिस टाइम ड्यू डेट थी देने की एनुअल रिटर्न और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की ड्यू डेट थी, अगर उस टाइम उसने नहीं दिया तो वो नाम चेंज नहीं कर सकता। मतलब वो सारी कंपनी जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आरओसी को नहीं जमा कराई, वो रूल 29 के तहत अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है। साथ में वो सारी कंपनी जिन्होंने अपने मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर मैच्योर हो चुके हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और लगाया, या तो उन्होंने आरओसी को फाइल नहीं करा अपने एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या विच हैज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स। किसी ने पब्लिक डिपॉजिट करा, किसी ने कंपनी को पैसा दिया, अब वो मैच्योर हो चुके हैं, कंपनी उनका पैसा नहीं दे रही, वापसी कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, डिफॉल्ट कर दिया मतलब कंपनी ने अभी पैसा रीपेमेंट नहीं करा। डिबेंचर वालों ने अपने पैसा लगाया 20 साल के लिए, 20 साल ओवर हो चुके हैं, अब पैसा डिबेंचर वालों को दो वापस, कंपनी ने नहीं दिया। तो अगर वो कंपनी जो डिफॉल्ट करती है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, डिबेंचर और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं देती कंपनी सालाना, किसको? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने से डिफॉल्ट हो जाता है, तो उन कंपनी को भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, वो नाम चेंज नहीं कर सकते। दो कंपनीज के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई, मतलब कंपनीज के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है? अगर किसी कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को जमा नहीं कराए, तो वो कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकती एज पर रूल 29। और अगर कोई कंपनी डिबेंचर होल्डर को रिपेमेंट करने में, डिपॉजिट्स को रीपेमेंट करने में या कोई इंटरेस्ट देने में डिफॉल्ट करती है, वो कंपनी भी रूल 29 के तहत अपना नाम चेंज नहीं करती, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। An application shall be filed in form number INC 24 along with the fees for change in the name of the company, and a new certificate information in form number INC 25 shall be issued to the company consequent upon the change। ये कह रहा है कि अगर आप, ऐसी कंपनी आपकी है, आपने सालाना एनुअल रिटर्न फाइल करी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराई आरओसी को, आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट, डिबेंचर और इंटरेस्ट, तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने उन दोनों कंडीशन में किसी में भी फॉल नहीं कर रहे, तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अब नाम चेंज करने के लिए आपको आरओसी को एक एप्लीकेशन जमा करानी होगी। किस एप्लीकेशन में? INC 24 फॉर्म में। INC 24 फॉर्म है किस चीज का? सर, अपना नाम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देने का, फीस के साथ। और जब वो नाम चेंज कर देगी आरओसी, तो आपको INC न्यू सर्टिफिकेट मिलेगा इन फॉर्म नंबर INC 25। तो INC 24 होता है एप्लीकेशन देने का आरओसी को। मान लो आप आरओसी है, तो मैं INC 24 फॉर्म भर के आपको जमा कराऊंगा। ये है मेरी एप्लीकेशन कि मेरा नाम, कंपनी का नाम चेंज कर दो। जब आप मेरी कंपनी का नाम चेंज कर दो, फिर पहले आप चेक करोगे कि इसने कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा में, या फिर कोई फाइल, एनुअल रिटर्न फाइल तो नहीं करी इसने, या फिर फाइल सेट में ऐसा कुछ तो डिफॉल्ट नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप अपने मेरा नाम चेंज कर देंगे कंपनी का, और मुझे नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देंगे इन INC 25 फॉर्म। सिंपल सा टॉपिक है, ये समझ में आया?
क्लियर है सर? तो INC 24 फॉर्म होता है एप्लीकेशन देना आरओसी को अपने नाम चेंज करने का, और जब वो नाम चेंज हो जाता है तो न्यू सर्टिफिकेट मिलता है INC 25 फॉर्म में। क्लियर? अब आता है पॉइंट अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल के ऊपर। पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है सेक्शन 14 प्रोवाइड्स फॉर द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। याद कर लेना सेक्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट subject to the provision of the act and the condition contained in the memorandum, if any, a company may by a special resolution alter this article, including the alteration having the effect of conversion of private company into public company or public company into private company. The section provides that, ये section हमें क्या बताता है, subject to the provision of this act, subject to the provision of this act and the condition contained in the memorandum, if any, a company may by a special resolution alter this article, including alteration having the effect of the conversion. कहता है अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टरेशन करना चाहते हो तो इस एक्ट के कंडीशन को, इस एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना अल्टरेशन करना होगा, प्लस अल्टरेशन करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी कन्वर्जन करना चाहते हो या पब्लिक से प्राइवेट करना है, तब भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और सभी प्रोविजन और सभी कंडीशन इस एक्ट के तहत आपको ध्यान में रखनी होगी। द एप्लीकेशन फॉर द सेड ऑफ पर्पस टू बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर INC 27। अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा INC 27 फॉर्म में। INC 24 फॉर्म था नेम चेंज करने की एप्लीकेशन देना, INC 25 फॉर्म था नया सर्टिफिकेट इशू करेगी ROC, INC 27 फॉर्म है कि हम अप्लाई करेंगे अपने अल्टरेशन करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी ROC को, जो कि INC 27 फॉर्म में होगा। A copy of order of tribunal approving the alteration shall be filed with the registrar in INC in the form number INC 27 together with the printed copy of alteration article within 15 days from the date of receipt of the order from the tribunal, and the registrar shall register the same। ये क्या कह रहा है, सुनिए, ये कह रहा है आप जब अपने आर्टिकल को अल्टर करना चाहेंगे ना, तो क्या आपने अल्टरेशन करी उसका एक डॉक्यूमेंट, उसके बाद जाओ आप अपने ट्रिब्यूनल के पास, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाओ, वहां पर आप अप्रूवल लो कि हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर रहे हैं, वो अप्रूविंग डॉक्यूमेंट साथ में लगाओ INC 27 फॉर्म में। तो देखिए क्या कह रहा है, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अप्रूविंग द अल्टरेशन ऑफ अल्टरेशन। इसका मतलब कि अगर आप अपने आर्टिकल को अल्टर करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, साथ में ट्रिब्यूनल की अप्रूविंग भी लेनी है। तो हम ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, उनके पास अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि हम अपने आर्टिकल को अपने आर्टिकल को अल्टर करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं। वो चेंजेस जो करना चाहते हैं वो भी दिखाना पड़ेगा कि हम ये चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। वो अप्रूव करेगी कौन, ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल एक कॉपी जो ऑर्डर निकालेगी कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें अप्रूव कर दिया गया है, उसकी एक कॉपी, ट्रिब्यूनल की अप्रूविंग की एक कॉपी, प्लस जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना है उसकी एक कॉपी INC 27 फॉर्म में अटैच करके जमा करानी है। किसको, ROC को। कब जमा करानी है, जिस दिन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर जमा करा देना है। मान लो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करा 1 जनवरी को, तो 15 जनवरी तक आपको INC 27 फॉर्म, अल्टरेशन की एक कॉपी और ट्रिब्यूनल की एक कॉपी जमा करा देनी है ROC को। ROC इसको रजिस्टर कर लेगा, आपकी कंपनी के अल्टरेशन फॉर्म में डाल देगा, आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल देगा कि आपने ये अल्टर करा है, आपने ROC को इन्फॉर्म कर दिया। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अल्टरेशन के लिए अप्लाई करना होता है ROC को, जो कि INC 27 फॉर्म में होता है। ट्रिब्यूनल की अप्रूवल भी लेना होता है, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना है। जिस दिन ट्रिब्यूनल का अप्रूवल आया उसकी एक कॉपी, अप्रूवल ऑर्डर की एक कॉपी, प्लस अल्टरेशन क्या करना चाहते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका एक डॉक्यूमेंट, प्लस INC 27 फॉर्म, तीन डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं ROC को जिस दिन ऑर्डर पास हो उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर, और ROC उसको क्या कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा, ऐसे आपकी कंपनी के नाम पे रजिस्टर कर देगा कि हाँ ये हुआ है इसमें अल्टरेशन टू बी नोटेड। Section 15 provide that every alteration made in the memorandum or article of the company shall be noted in every copy of the memorandum or article as the case may be। ये कह रहा है
कि अगर कोई भी अल्टरेशन आप कर रहे हो मेमोरेंडम या आर्टिकल में, मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर कोई भी अल्टरेशन आप कर रहे हो उसको आपको नोट करना होगा, हर एक अल्टरेशन आपको नोट करना होगा, एवरी कॉपी ऑफ दी मेमोरेंडम। जितनी भी कॉपी मेमोरेंडम की है ना आपके पास, उस सारी कॉपी में आपको अल्टरेशन चेंज करना होगा। ऐसा होता है हमारे पास मेमोरेंडम और आर्टिकल होते हैं, हमने उसकी कई कॉपी कराई होती है, तो अब हम चेंज कर रहे हैं, हमने कोई चेंजेस करा, अब चेंजेस करा तो सब में जितनी भी कॉपी आपके पास है सब में उसको नोट करो कि आपने ये चेंज करा है। क्योंकि आपने कोई ऐसी कॉपी किसी के पास चली गई, ऐसी कॉपी किसी के पास आ गई, किसी पब्लिक के पास आ गई जिसने पुरानी कॉपी, उसमें चेंजेस वाले नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि भाई जितने भी आपके यहाँ मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी पड़ी है उन सब में आपको नोट करना होगा जो भी आप अल्टरेशन कर रहे हो। आपने नाम चेंज करा, जितनी कॉपी आपके यहाँ मेमोरेंडम की है सब में चेंज करो। आपने आर्टिकल में कोई चेंजेस करे, जितनी कॉपी आर्टिकल एसोसिएशन की आपके यहाँ पड़ी है सब में आपको वो हर एक कॉपी में आपको चेंजेस दिखा दे। एज द केस में भी, इफ अ कंपनी make in a default of this section, the company and every officer who is a default shall be liable to a penalty of 1000 रुपये for every copy of memorandum article issue without such alteration। आपके पास 1000 कॉपी पड़ी है, आपके पास 1000 कॉपी पड़ी है आर्टिकल और मेमोरेंडम की। 1000 मतलब नहीं है, 500 है, 500 मेमोरेंडम की और 500 आर्टिकल की। आपने कोई अल्टरेशन करा मेमोरेंडम में, ठीक है ना, और आर्टिकल में, तो इसने कहा जितनी कॉपी आपके पास पड़ी है उन सब में आपको चेंजेस दिखाने होंगे। अब आपने क्या करा, 250 में तो चेंजेस कर दिए और 250 में नहीं करे, तो जो भी ऑफिसर और जो भी कंपनी और ऑफिसर, उन दोनों पे पेनल्टी लगाई जाएगी 1000 रुपये पर कॉपी के हिसाब से। अगर कोई ऐसी कॉपी मिल गई जिसमें अल्टर हुआ मेमोरेंडम और चेंजेस, अल्टरेशन मेमोरेंडम में और आर्टिकल में जो अल्टरेशन हुआ उसकी इफेक्ट नहीं दिखाया, उसको नोट नहीं करा उस कॉपी में, जितनी कॉपी ऐसे मिलेगी उन हर कॉपी के 1000 रुपये आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। किस पे लगाई जाएगी? द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, जो कि डिफॉल्ट में शामिल थे, जिन्होंने मना करा, जिन्होंने सोचा कि यार कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं और आप ऑफिसर और हमारी कंपनी पे तो पेनल्टी लगाई जाएगी, हम दोनों पे भी लगाई जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है रूल। हमें पता है कि यार अगर हम कोई अल्टरेशन कराते हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल में, उसको हर एक कॉपी, जितनी भी कॉपी हमारे पास होगी सब में उसको चेंजेस दिखाने होंगे, सब में उसको नोट करना होगा कि ये अल्टरेशन कराया। और अगर हमने नहीं करा तो जितनी कॉपी में नोट नहीं हुआ है हर एक कॉपी के 1000 रुपये हमें चार्ज करने पड़ेंगे, हर एक कॉपी के 1000 रुपये हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। होप आप ये समझ गए, ठीक है। आगे सर, कंपनी को लगेगी पेनल्टी या सिर्फ ऑफिसर को लगेगी? दोनों को लगेगी। वो हर एक ऑफिसर जो इस डिफॉल्ट पे शामिल था उसको भी लगेगी और कंपनी को भी लगेगी। वर्ड यूज करा गया है एंड, कंपनी एंड ऑफिसर, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, दोनों को लगाई जाएगी। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी मेंबर, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट रीड विद द रूल 34। कह रहा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इस एक्ट का जो रीड करा जाएगा रूल 34 के साथ, और provide that a company shall on a payment of fee send a copy of each of the following document to be a member within a 7 day of the request being made by him: the memorandum, the article, and every agreement and every resolution, if in so far as they have not been embodied in the memorandum and article। क्या तो ये कह रहा है कि अगर कोई मेंबर, अगर कोई कंपनी का मेंबर, शेयर होल्डर अगर डिमांड करता है कॉपी की, तो आपको जिस दिन उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे कॉपी दो, कि क्या क्या आपने फीस पे करी, कितनी पेमेंट करी फीस के लिए, अल्टरेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने जमा कराए, कहाँ का अल्टरेशन करा, उन सब की, कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं बना, कोई रेजोल्यूशन पास करा था नहीं करा था, उन सब की कॉपी मांगो। तो अगर कोई कंपनी का मेंबर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपने अल्टरेशन करे, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे चाहिए, तो वो आपको 7 दिन के अंदर अंदर जमा कराने होंगे। ये कह रहा है जब से उसने रिक्वेस्ट करी। मान लो आपकी कंपनी है, मैं एक मेंबर हूं आपका, मैंने आपसे आज रिक्वेस्ट करी 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से आपको 7 दिन के अंदर अंदर 7 जनवरी तक आपको मुझे सारी कॉपी देनी होगी। क्या क्या देना होगा? एक तो वो जो फीस आपने सेंड पेमेंट करी है वो, सेंड अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ द मेंबर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट देना है, एक मेमोरेंडम देना होगा, आर्टिकल देना होगा, और हर एक एग्रीमेंट जो आपने बनाया था और हर एक रेजोल्यूशन जो आपने पास कराया है वो आपको जमा कराना होगा। ठीक है सर। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल से इम्बॉर्डेड नहीं है। इम्बॉर्डेड का मतलब क्या हो गया? इम्बॉर्डेड का मतलब है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाया जो मेमोरेंडम और आर्टिकल से बिलोंग, आर्टिकल के अलावा मेमोरेंडम और आर्टिकल से अटैच नहीं कर रहा। एक तरीके का आप कह सकते हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल से रिलेट नहीं कर रहा, अलग से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसका एग्रीमेंट का भी मुझे भेजना पड़ेगा। इम्बॉर्डेड का मतलब एक तरीके का हो गया कि
एम्बॉयडेड का मतलब हो गया टू इंक्लूड और कंटेनिंग समथिंग, ये मतलब हुआ टू इंक्लूड और कंटेन समथिंग, कुछ है मेमोरेंडम से रिलेटेड। बट यहां क्या लिखा है, इफ एंड इफ सो फार एज दे नॉट हैव बीन एम्बॉयडेड, मतलब कुछ नहीं है अगर आपको ऐसे एग्रीमेंट जो मेमोरेंडम और आर्टिकल से रिलेटेड नहीं कर रहे, तब भी आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रखा है, वो कॉपी भी आपको हमें देनी होगी। किसको, मेंबर्स को। तो मेंबर की किस कॉपी देनी है, मेंबर को देनी है। जिस दिन वो रिक्वेस्ट करेगा उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर जो भी पेमेंट ऑफ फीस पे कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी, मेमोरेंडम की, जॉइंट मेमोरेंडम की, आर्टिकल की कॉपी, एंड उसके बाद एवरी एग्रीमेंट और एवरी रेजोल्यूशन की कॉपी आपको देनी होगी मेंबर को 7 दिन के अंदर अंदर जब से उसने रिक्वेस्ट करी है। दैट इज कॉल्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू मेंबर। हम डॉक्यूमेंट की कॉपी किसको दे रहे हैं, मेंबर को दे रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, देना पड़ेगा। सेक्शन 17(2) provide that if a company make any default in complying with the provision of this section, the company and every officer, and लगा दिया, and every officer of a company who is default shall be liable each default to the penalty of 1000 रुपए of for each day during such default continue और 1 लाख whichever is less। ये कह रहा है मान लो मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं मेंबर हूं, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे कॉपी, डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दो। 1 जनवरी को रिक्वेस्ट करी थी, 7 जनवरी बीत गई, आपने दिया नहीं मुझे। अब 7 जनवरी से जितनी लेट आप करोगे 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी आप पे चार्ज करी जाएगी, आपकी कंपनी में भी, और वो हर एक ऑफिसर जो डिफॉल्ट में शामिल था उसको 1000 रुपए पर डे की, मतलब आपने मुझे दिया फिर बाद में 15 तारीख को, तो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से 15 तारीख तक देख लो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल हो गए 8 दिन, 8000 रुपए की पेनल्टी लगाएगी। अब मान लो ये हो गया 8000 नहीं होता, ये होता 1,80,000 रुपए, तो मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख तक ही जा सकती है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। मतलब 1000 पर डे चलते जाएंगे और ये 1 लाख से अगर एक्सीड कर जाए तो 1 लाख तक ही पेनल्टी लगेगी, मतलब 1 लाख से एक्सटेंड नहीं हो सकती है पेनल्टी। क्लियर है, सिंपल है। तो अगर हम सेक्शन 17(1) का रूल तोड़ते हैं, जब यहां पर मेंबर क्या करता है, कॉपी मांगता है डॉक्यूमेंट की कि भाई मुझे कॉपी दे दो, 7 दिन के अंदर देनी होती है कंपनी को और ऑफिसर को। अगर वो डिफॉल्ट करते हैं, वो नहीं देते, तो कंपनी पे भी ऑफिसर पे भी जिस दिन के लिए डिफॉल्ट करेंगे 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी दोनों पर्सन पे लगाई जाएगी, दोनों एंटिटी पे लगाई जाएगी, कंपनी और ऑफिसर पे। अगला पॉइंट आ जाता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। कंपनी कैन सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू एनीवन बाय फिजिकल, हैंड डिलीवरी, कोरियर, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल, और एक ही हो गया, और एनी अदर ऑर्डिनरी पोस्ट। तो कंपनी कैन सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू एनीवन। तो अगर कोई मेंबर मांग रहा है, कंपनी दिल्ली में है, मेंबर रहता है कोलकाता में, तो हाथ में जाकर कंपनी चाहे तो फिजिकली दे दे, पोस्ट के थ्रू दे दे, ईमेल के थ्रू सेंड कर दे, कॉपी कैसे भी सेंड कर दे, पर सेंड करना पड़ेगा उनको। तो डॉक्यूमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं वो ये बता रहा है, सर्विस कैसे है डॉक्यूमेंट की। फिजिकली दे दो, हैंड डिलीवरी, मतलब फिजिकली क्या होता है, हैंड डिलीवरी, भाई घर जाकर आप जमा कर दे हो। कोरियर के थ्रू भेज दो, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेज दो, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दो, ईमेल के थ्रू भेज दो, और कई पोस्ट का तरीका है उसके थ्रू भेज दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दो। Anyone can send any document to company by all mode given above except ordinary post। except ordinary post मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम्स है ना, कहीं पर भी दे दिया जिससे मिलना है, ईमेल, स्पीड पोस्ट, ठीक है, और फिजिकल पोस्ट, फिजिकल डिलीवरी जाओ डायरेक्टली जाकर, कोरियर के थ्रू है ना, रजिस्टर पोस्ट। तो इन सब के थ्रू भी मेंबर चाहे, जैसे कंपनी मेंबर को इन सब के थ्रू भेज दिए, तो मेंबर चाहे तो वो भी कोई डॉक्यूमेंट कंपनी को इनके थ्रू भेज सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट कैसे भेजना होता है ये बताया जा रहा है, चाहे कंपनी की तरफ से मेंबर को भेजा रहा है, चाहे मेंबर की तरफ से कंपनी को भेजा रहा है, तो वो कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, और फिजिकल डिलीवरी कर सकते हैं खुद। सिमिलरली ऐसे ही मेंबर भी कर सकता है, पर कंपनी में एक ऑप्शन दिया अदर ऑर्डिनरी पोस्ट। कंपनी चाहे तो व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू भेज सकती है, पर अदर ऑर्डिनरी पोस्ट मेंबरों के लिए नहीं है। मेंबर से भेजेगी तो भेजेगी किसमें, या तो फिजिकल, या तो कोरियर, रजिस्टर पोस्ट, या फिर ईमेल के थ्रू। व्हाट्सएप नहीं चलेगा बिल्कुल भी, कंपनी के लिए कोई व्हाट्सएप नहीं होता। व्हाट्सएप तो इंडिविजुअल चला रहे हैं ना, कंपनी थोड़ा चला रही है व्हाट्सएप, सही है। तो इंडिविजुअल कंपनी उनके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम में भेज सकते हैं अगर जहां वो मांगेंगे, ईमेल में दे दो, बात तो एक ही है। पर वो ऑर्डिनरी पोस्ट वहां पर नहीं आएगा। ऑर्डिनरी में कुछ भी किसी तरीके से भी पहुंचना चाहिए, व्हाट्सएप पे से भी पहुंच जाते हैं पीडीएफ्स, है ना। मेरे हिसाब से लास्ट आ गया, बस खत्म हो गया। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिकेशन मींस मेकिंग अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड एंड क्लियर इट इज करेक्ट। Document will be considered valid only if it is signed by the key managerial person or if company does not have a key managerial person, any person authorized by the board of director। अब देखो की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है, की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है, की मतलब
ऐसे लोग जिससे घर की चाबी खुलती है। की का मतलब क्या है? घर की चाबी खुलने वाली। तो की मतलब की एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पूरी घर की चाबी खोलेगा, तभी घर पे घुस पाओगे, घर का पूरा एक्सेस तभी ले पाओगे जब क्या की होगा। इसलिए की मैनेजेबल पर्सन ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, कंपनी के बहुत सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। तो आगे जाकर इसका चैप्टर आएगा की मैनेजेबल पर्सन का, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? जो भी डॉक्यूमेंट आप शेयर करते हो वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, और सर्टिफाइड होने चाहिए। किससे सर्टिफाई होने चाहिए? की मैनेजरियल पर्सन से। कंपनी का जो की मैनेजरियल पर्सन है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे कि ऑनर हो गया, है ना, जैसे कि सीईओ हो गया, वो की मैनेजर पर्सन। अगर की मैनेजरियल पर्सन नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिसको भी ऑथराइज किया गया होगा, किसको भी ऑथराइजेशन दी है उस पर्सन के लिए, की मैनेजर पर्सन, वो पर्सन कर देगा। इस मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बीओडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइजेशन दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइजेशन दी है। फॉर एग्जांपल 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बनाया कि भाई ये पर्सन ही सारे डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा और अपनी सर्टिफाइड होगा और वेरीफाई भी करेगा और करेक्ट भी देगा। तो मेरे को साइन करने का और स्टैम्प लगाने का ऑप्शन मुझे दिया गया। तो मैं अगर की मैनेजर पर्सन है तो वो, और की मैनेजर पर्सन नहीं है तो कोई दूसरा पर्सन जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिसको ऑथराइजेशन दी है। कौन हो सकता है? जैसे कि मैनेजर हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, सीई हो सकता है, सीएफ हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीई हो सकता है, सीएम हो सकता है, और बताओ, ठीक है, सब खत्म हो गया पूरा टॉपिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था सर, ठीक है सर, सिंपल सा छोटा टॉपिक था। हमें यहाँ पर लिख दिया मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, अल्टर इन मेमोरेंडम और आर्टिकल। देखो मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट इज एमओए। एओए तो नहीं आता है, खासकर नहीं आता है, एमओए पूछ लेता है एमओए क्या होता है, पर ये जरूर होता है एमओए और एओए का अल्ट्रेशन और अल्ट्रा वायरस डॉक्टर, ये तीन टॉपिक, तीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है वही आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको स्टडी मैट में दिखता है आपको नहीं पढ़ना सर, आप इतना सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। मेरा का ही काम है, मैं तो 5 मिनट पढ़ा के तय करके छोड़ दूंगा, बट आपका इन हैंड पढ़ना तो आपको ही है, याद तो आपको ही करना है, कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे कंपनी एक्ट से, हद मार के 5 आ जाएंगे एमसीक्यू को इंक्लूड करके। 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के लिए 23 चैप्टर पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है आप सोचिए, खुद ऐसा सोचिए। तो लॉन्ग टर्म सोचिए, 5 क्वेश्चन आएंगे और 23 चैप्टर पढ़ने हैं। 23 चैप्टर है, वो चैप्टर के अंदर कंटेंट कितना होंगे वो सोचो आप खुद, ठीक है। मैंने जितना आपको पढ़ाया ना उसमें से इनकॉर्पोरेशन चैप्टर से पूछ लेगा, एमओए पूछ लेगा, अल्ट्रेशन इन एमओए पूछ लेगा, एओए पूछ लेगा, ये फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के, ठीक है सर। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है इनकॉर्पोरेशन, काफी टाइम लगाने के बाद इनकॉर्पोरेशन चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर हमारा जाता है रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है सर। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को यहीं पर समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।